हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोग को इतिहास आज हम लोग इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इतिहास यानी इतिहास के नाम सुनते ही बच्चा को डर लगता है, समझिए। इतिहास का नाम सुनते ही बच्चा को क्या लगता है? डर लगता है। लेकिन जब आप 10th पास करते हैं, यानी जब आप 10वीं पास करते हैं, उसके बाद आपको साइंस, जैसे कि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना, उसमें सबसे अधिक आपको सोशल साइंस की ही जरूरत पड़ता है, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग को अभी से ही बेस को क्या करना है? स्ट्रांग करना है, यानी मजबूत करना है, समझ गए। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो किसको? इतिहास को। और एकदम बेहतरीन अंदाज में इतिहास जो आज हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन अंदाज में और सबसे आसान भाषा में, समझ गए। जो आपका चैप्टर जो है पहला, इतिहास का जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जिस चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ सुन लीजिए। यह क्लास 10th यानी क्लास 10वीं के जो बच्चा बिहार बोर्ड का है, वह जो 2026 में एग्जाम देंगे, यह उसके लिए है, समझ गए। यह किसके लिए है? जो बच्चा 2026 में एग्जाम देंगे, समझ गए। यह पार्ट 1 है, यानी यह लेक्चर नंबर कितना है? 1। यानी यह लेक्चर पहला लेक्चर है, समझ गए। यह लेक्चर नंबर क्या है? पहला। जिस किताब का नाम क्या? बुक का हिस्ट्री। क्या नाम है? हिस्ट्री। हिस्ट्री इंग्लिश में कहता है, हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे इतिहास कहते हैं, समझ गए। जो चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 है। जिस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर क्या है? 1 है। जिस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। जिस चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहेंगे, जो आप लोग अपना जो धर्म है, अपना जो आपका कर्तव्य है, जो वीडियो को शेयर करना, वो करना ना भूलिए। आपका कर्तव्य क्या है? वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना। ये करना कभी नहीं भूलेंगे, समझ गए। यह आपकी कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, उसमें आप लोग का दायित्व क्या है? कम से कम उसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो आपको क्या मिल जाए? तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका जो इतिहास होता है ना, आपका जो बुक है इतिहास 10वीं का, ये बुक है, समझ गए। यदि आप इस बुक को खोल के देखेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इस बुक को खोल के देखेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम आपको कुछ इस हिसाब से, कुछ इस तरीका से पढ़ाएंगे जो आपको याद हो जाएगा। जो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण आपको देते हैं, कोई सिनेमा, कोई फिल्म हम लोग देखने जाते हैं, तो उस फिल्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता रहता। कोई फिल्म हम लोग देखने जाते हैं, उस फिल्म के बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन जब वह फिल्म हम देख लेते हैं, 2 घंटा बाद हमें उस फिल्म के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाता है, समझ गए। उसी तरह से हम इस किताब इतिहास को पढ़ेंगे, एक फिल्म के तरीका पर, एक फिल्म के हिसाब से पढ़ेंगे। और आपको ऐसा लगेगा जो राजू सर पढ़ा रहे हैं, यानी एक फिल्म की भांति हम आपको बताएंगे। एक फिल्म की भांति आपको समझना है, समझेंगे आप। यह सिनेमा चल रहा है, अब उसे आपको सिनेमा देखिए, जब फिल्म चलता है तो कभी उसे याद किए? नहीं याद किए। उसी तरह से हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे और आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको कुछ उस हिसाब से पढ़ाएंगे, समझ गए। तो ये इतिहास पहले हम स्टार्ट करते हैं, समझ गए। चलिए, अब जो आपका ये बुक है, वो बुक क्या है? इतिहास है। ये बुक क्या है? इतिहास। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, इसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। ये जो इतिहास है ना, अब एक बात बताइए, इतिहास 2 शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है? सिर्फ 2 शब्दों से। इतिहास सिर्फ 2 शब्दों से बना हुआ है, समझ गए। इतिहास कितने शब्द से बना है? 2 शब्द से। इति जोर हास, इति जोर हास। इतिहास कितने शब्दों से बना हुआ है? सिर्फ 2 शब्दों से, इति जोर हास। अब एक बात हमें आप लोग बताइए, जो इतिहास का जनक कौन है? इतिहास के जनक यानी पिताजी, इतिहास का जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसका जनक जो है उसे आप याद रखेंगे। जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब सुनिए,
यह इतिहास दो शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से, इतिज और हास। इति का मतलब क्या होता है? अवश्य। इति का मतलब क्या होता है? अवश्य। इति का मतलब क्या होता है? अवश्य। अब अवश्य का मतलब समझे? निश्चित, एकदम कन्फर्म। अवश्य का मतलब समझे? अवश्य का मतलब समझे? एकदम निश्चित, कन्फर्म। अवश्य। अवश्य। और हास का मतलब समझ में आया आपको? घटना हुआ होगा। क्या हुआ होगा? घटना हुआ होगा। देखिए, इति का मतलब होता है अवश्य ही, और हास का मतलब क्या होता है? घटना हुआ होगा, यानी निश्चित, कन्फर्म ऐसा घटना हुआ होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अवश्य ही घटना हुआ होगा, यानी अवश्य ही ऐसा घटना घटा होगा जिसके बारे में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। समझ गए? हम लोग जो अभी पढ़ते हैं, जैसे समय, समय जो हम आपको बताते हैं, समय, समय को बताइए, समय का कितने भाग है? समय को कितने भागों में बांटा गया? समय को कितने भागों में बांटा गया है? चलो, समय को कितने भागों में बांटा गया वो बताइए। समय को आपको पता है ना, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया समय को? समय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। एक होता है वर्तमान, एक क्या होता है? वर्तमान। एक होता है भूत, और एक क्या होता है? भविष्य। एक क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान। एक क्या होता है? भूत। और एक क्या होते हैं? भविष्य। देखिए, अब ये वर्तमान और भूत और ये भविष्य क्या होता है वो समझिए। देखिए, वर्तमान का मतलब है ये जो चल रहा है। वर्तमान का मतलब क्या है? जो चल रहा है। और भूत का मतलब क्या होता है? जो बीत गया है। और भविष्य का मतलब क्या है? जो आने वाला है। देखिए, हम आपको इतिहास कुछ इस हिसाब से पढ़ाएंगे जो हम समझेंगे आप 10वीं से पहले इतिहास का और नहीं जानते। आप 10वीं से पहले इतिहास का और नहीं जानते, कुछ उस हिसाब से हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे जैसे आप 10वीं से पहले इतिहास का कुछ नहीं जानते हैं, कुछ इस हिसाब से हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे? कृपया करके बारीकी से पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक देखेंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है, समझाना मेरा काम है, याद करवाना मेरा काम है, बस आपको देखना है। समझ गए? तो हम इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, समझेंगे। आपको इससे पहले इतिहास का और तक भी नहीं पता है। तो समझ गए, ये समय को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो चल रहा है, जो चल रहा है। भूत का मतलब जो बीत गया है, जो बीत गया है। और भविष्य का मतलब जो आने वाला है। और इंग्लिश में वर्तमान को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं। और भूत को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और भविष्य को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर। अब देखिए, ये भूत कहने का मतलब ये भूत नहीं जो हम लोग को रात में दिखता है। भूत कहने का मतलब ये भूत नहीं जो हमें रात में दिखता है। समझ गए? भूत कहने का मतलब ये नहीं जो उजरा ललका करिकवा जो रात को हमें रोड पे दिखता है, वो वाला भूत हम लोग नहीं पढ़ेंगे। समझ गए? हम लोग भूत यानी जो बीत गया, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जो बीत गया उसके बारे में। अब देखिए, भूत यानी देखिए, वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो चल रहा है। और भूत का मतलब क्या है? जो बीत गया। और भविष्य का मतलब क्या है? जो आने वाला है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जो बीत गया उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे किसके बारे में? जो बीत गया। तो क्या बीत गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बीत गया। तो क्या, अब मान लीजिए किन्हीं का बाप दादा बीत गया, क्या वो भी तो खत्म हो गए, वो गुजर गए, क्या उसके बारे में पढ़ेंगे? तो नहीं। अब देखिए, इतिहास का जो आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? देखिए, आप बचपन से पढ़ते आते होंगे, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिए, अतीत मतलब क्या होता है? जो बीत गया। अतीत मतलब क्या होता है? जो बीत गया। अतीत मतलब क्या होता है? जो
बीत गया, जो क्या हो गया है, बीत गया। अब देखिए, अब जो बीत गया तो बीत तो बहुत कुछ गया है, जैसे पूर्वज यानी दादा परदादा भी बीत गए, क्या उसके बारे में पढ़ते हैं हम? जैसे कह देंगे उसका दादा जो था बहुत बड़का लड़ाकू थे, तो क्या इसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं। तो इतिहास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इतिहास में उसी के बारे में पढ़ेंगे जिसका कुछ न कुछ प्रमाण होगा, जिसका कुछ न कुछ सबूत होगा, जिसका कुछ न कुछ क्या होगा, सबूत होगा, जिसका कुछ न कुछ क्या होगा, सबूत यानी प्रमाण होगा। समझ गए? जिसका कुछ न कुछ क्या होगा, प्रमाण। जैसे हम लोग ताजमहल को पढ़ते हैं इतिहास में, जैसे हम लोग ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, हम लोग ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं, तो ताजमहल क्या, उसका सबूत है। ताजमहल क्या है, उसका सबूत है। तो शाहजहां बनवाए थे ताजमहल को, कौन बनवाए थे? शाहजहां बनवाए थे। किसके लिए बनवाए थे? मुमताज जहां को मुमताज जहां के लिए बनवाए थे। तो उसका कुछ न कुछ क्या है, सबूत है। उसका क्या है, सबूत है। समझ गए? यानी हम इतिहास में उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका कुछ न कुछ क्या हो, सबूत हो, यानी कुछ न कुछ क्या हो, प्रमाण हो, यानी कुछ न कुछ उसका क्या हो, सबूत, यानी कुछ न कुछ। जैसे कि आप जाइए वहां पे, आपको बहुत सारा ऐसा सबूत मिल जाएगा जो ताजमहल को शाहजहां बनवाए थे मुमताज के लिए। इसलिए एक कहावत भी है, रिश्ता में वक्त देना बहुत जरूरी है, रिश्ता में वक्त देना बहुत जरूरी। क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं। देखिए, बहुत लॉजिकल भी बात है। क्या कहते हैं? रिश्ता में समय देखते हुए, देखिए रिश्ता जो होता है ना, उसमें वक्त रहते हुए वक्त देना चाहिए। जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, उसमें समय रहते हमें क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए। क्योंकि अभी ताजमहल का उदाहरण दिए थे, ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज देखने आते हैं नहीं। इसलिए यह कहावत बना है, जो रिश्ता में वक्त रहते वक्त देना चाहिए, क्योंकि लोग ताजमहल को देखने आते हैं, मुमताज नहीं। समझ गए? तो हम इतिहास में किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसका कुछ न कुछ क्या हो, सबूत हो। जैसे हम लोग किसी के बाप दादा परदादा के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उसका कुछ न कुछ प्रमाण नहीं है, कुछ न कुछ सबूत नहीं है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसका कुछ न कुछ क्या हो, सबूत हो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तथ्यों और अब इतिहास। देखिए, ये तो बच्चा वाला आंसर है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब हम लोग जो 10वीं लेवल है, हमारा जो स्टैंडर्ड 10वीं है, उसमें कुछ इस हिसाब से लिखेंगे, तथ्यों और प्रमाण के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जो जनक होता है ना, वो कौन है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब एक सेंटेंस वहां पे आपको सुनने के लिए मिला था, इतिहासकारों। इतिहासकारों कहने का मतलब जो इतिहास के बारे में गहरा अध्ययन किया। तो आप कहेंगे क्या? इतिहासकारों, यानी हम लोग भी इतिहास पढ़ रहे। देखिए, इतिहासकारों कहने का मतलब जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे इतिहासकारों कहते हैं। यानी इतिहास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है। तो क्या हम लोग भी इतिहास पढ़ रहे हैं? तो क्या हम लोग भी इतिहासकार है? नहीं। देखिए, एक पढ़ना और एक पढ़ के कुछ रिसर्च करना। जो इतिहासकार होते हैं वो पढ़ के कुछ नया चीज को क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही घटना को फिर से पढ़ रहे हैं, यानी बीती हुई घटना को फिर से क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। यानी उन्होंने जो लिख दिए उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो समझ गए? इतिहासकार क्या है? जो कुछ नया चीज को क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। समझ गए? तो चलिए, अब हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास का आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तथ्यों और प्रमाण के आधार पर, तथ्यों और प्रमाण के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाता है। और इसका जनक हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस जो थे ना, जो यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के। जिन्होंने पूरे विश्व इतिहास का हमें क्या दिया, जानकारी दिया। जिन्होंने, हेरोडोटस ने हमें पूरे विश्व के इतिहास का क्या दिया, जानकारी दिया। समझ गए? यूनान क्या था पता है? जिस तरह से हम लोग गुलाम थे, किसका? अंग्रेज का। जिस तरह से हम लोग गुलाम थे अंग्रेज का, उसी तरह से यूनान भी गुलाम था। किसका? तुर्की का। यूनान किसका गुलाम था? तुर्की का। यूनान बहुत पढ़े लिखे जगह थे। यूनान जो था वो बहुत पढ़े लिखा देश था। समझ गए? वो गुलाम किसका था? तुर्की का था। चलिए अब देखते हैं, तब थोड़ा सिलेबस जान लीजिए इसका क्या है। तो अभी हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। जिस चैप्टर का क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे वो यूरोप में राष्ट्रवाद। उससे पहले कुछ हम आपको बेसिक जानकारी दे दें। चलिए, अब देखिए इतिहास क्या है। तो इतिहास हम अभी आपको तुरंत बताए, क्या बताए? इतिहास दो शब्दों से बना है, इति और हास। इति का मतलब क्या होता है? अवश्य। अवश्य मतलब निश्चित, कन्फर्म। अब घटना हुआ होगा, यानी अवश्य।
कंफर्म ऐसा घटना हुआ होगा। एक आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, अतीत का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और आप 10वीं में हैं, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है, इसलिए लिखेंगे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों, हम इसी का बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, इतिहासकारों का बात कर रहे थे। तो इतिहासकारों हुआ जो इतिहास के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, इतिहासकार कहता है। वह देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतिहासकार हम उसको कहेंगे जो पढ़ के कुछ उसमें क्या करते हैं, नया चीज को इंक्लूड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। समझ गए, इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से, बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कहाँ के निवासी थे, यूनान देश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को क्या किया, प्रस्तुत किया। इन्होंने संपूर्ण इतिहास के, इन्होंने संपूर्ण इतिहास के यानी विश्व के पूरे इतिहास को क्या किया, हमें जानकारी दिया। समझ गए, तो इसी बात को लिख देना है आपको। उसके बाद हम आपको बताए थे जो अतीत, अतीत का मतलब क्या, जो बीत चुका है, जो क्या हो चुका है, बीत चुका है। यानी वर्तमान में क्या है, जो चल रहा है, वर्तमान में क्या है, जो चल रहा है, और भविष्य में क्या है, जो आने वाला है। यानी समय को कितने भागों में हम बांटे थे, 3 भागों में। यहाँ पे हम लिखे थे, यहाँ पे हम लिखे थे समय को कितने भागों में, 3 भाग। वर्तमान मतलब जो चल रहा है, और भूत मतलब जो बीत चुका है, भूते को अतीत कहते हैं, समझ गए। और भविष्य मतलब जो आने वाला है। चलो अब हम लोग, हमारा जो अब चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए हमें डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं सीधे पढ़ाना। मेरा मकसद ये है जो आपको एक एक बात याद करवाना। मेरा मकसद ये नहीं जो सीधे आए पढ़ा दिए चलती नहीं। मेरा मकसद ये है जो आप एक एक बात समझें। समझ गए, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर ना पता चले। समझ गए, आपको ऐसा ना एहसास हो जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। समझ गए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है वो देखिए, ये यूरोप में राष्ट्रवाद है। समझ गए, हमारा चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूरोप क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे, यूरोप क्या है। उसके बाद हम समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। उसके बाद हम क्या समझेंगे, राष्ट्रवाद क्या है। पहले हम ये समझेंगे यूरोप क्या है, दूसरा उसके बाद क्या समझेंगे, राष्ट्रवाद क्या है। चलिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यूरोप क्या है वो समझते हैं। अब इस इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या वो पता है हमको, तो समझते हैं पहले यूरोप क्या होता है। चलिए यूरोप जो था ना, यह एक महादेश था। यूरोप जो था, यूरोप जो था ना, यह एक महादेश था। यूरोप क्या था, एक महादेश था। देखिए यूरोप क्या था, एक महादेश था। यूरोप क्या था, यह एक महादेश था। देखिए जिस तरह से बहुत सारा जिला को मिला के एक राज्य बनाया जाता है, और बहुत सारा राज्य मिला के एक देश बनाया जाता है, उसी तरह से बहुत सारा देश को मिला के एक महादेश बनाया जाता है। ये महादेश क्या होता है, तो यूनान क्या थे, एक महादेश थे। क्या थे, यूनान क्या थे, महादेश थे। यूनान क्या थे, महादेश थे, जिसमें 44 से 45 देश आते थे। कितना देश आते थे, 44 से 45 देश आते थे। उसी देश के, उसी महादेश के, यूरोप महादेश के एक छोटे, देखिए यूरोप क्या थे, एक महादेश थे जिसमें 44 से 45 देश आते थे। उसमें से एक देश के बारे में हमें पढ़ना है, जो देश का नाम क्या है, फ्रांस। जिस देश का नाम क्या है, फ्रांस। तो सबसे पहले आप ये जानिए यूरोप क्या है। तो यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक महादेश है जिसमें 44 से 45 देश आते हैं, और जिसमें से एक देश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, फ्रांस के बारे में। अब ये फ्रांस में हम कब के फ्रांस पढ़ेंगे वो समझिए। फ्रांस में हम कब का फ्रांस पढ़ेंगे समझिए। हम लोग जो फ्रांस में पढ़ेंगे ना, 14वीं शताब्दी से पढ़ेंगे। कितने शताब्दी से पढ़ेंगे, 14वीं शताब्दी से पढ़ेंगे। कितने से पढ़ेंगे हम लोग, 14वीं शताब्दी के फ्रांस पढ़ेंगे। हम लोग 14वीं शताब्दी के फ्रांस पढ़ेंगे। हम जो इतिहास अभी पढ़ेंगे ना, वो एकदम 14वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे। समझ गए, अब ये शताब्दी क्या होता है, 14वीं शताब्दी। अब ये शताब्दी क्या होता है वो जान,
शताब्दी कहने का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी कहने का मतलब क्या होता है? 100 साल। शताब्दी, शताब्दी कहने, एक शताब्दी मतलब समझ गए? एक शताब्दी मतलब होता है 100 साल। एक शताब्दी मतलब कितना होता है? 100 वर्ष होता है, समझ गए? अब एक आता है दशक। एक क्या आता है? दशक। एक आता है दशक। एक क्या आता है? दशक। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। कितना होता है? 10 वर्ष। दशक का मतलब कितना होता है? 10 वर्ष। अब ये शताब्दी क्या होता है वो समझिए। शताब्दी मतलब होता है 100 साल। अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? अभी जो हम लोग जो चल रहे हैं, अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं बताइए? तो अभी जो हम लोग जी रहे हैं ना, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कितने, कौन शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, समझ गए? देखिए, जितना शताब्दी उससे क्या कर देना है? एक कम कर देना। देखिए, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी के मात्र 25 साल जिए। आज भी 2025 है, यानी 21वीं शताब्दी का मात्र हम लोग कितने साल जिए? 25 साल। अभी हमें 75 साल और जीना है 21वीं शताब्दी का। अब शताब्दी कैसे पता चलेगा? जैसे हम आपको कहें ये 14वीं शताब्दी कहें तो क्या हो जाएगा? 1300 से 1400 के बीच हो गया। कितना हो गया? 1300 से 1400 के बीच की को क्या कहेंगे हम लोग? 14वीं शताब्दी कहेंगे। अभी जो हम लोग को चल रहा है 21वीं शताब्दी, यानी 2000 से लेकर के 2100 के बीच के समय क्या हो गया? 21वीं शताब्दी हो गया। क्या हो गया? 21वीं शताब्दी। यदि हम आपको कहें 12वीं शताब्दी बताइए, क्या कहें? 12वीं शताब्दी के बारे में बताइए, क्या कहें? 12वीं शताब्दी के बारे में बताइए। तो 12वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 1100 से, एक कम कर दीजिए ना, 1100 से 1200 क्या हो गया? 1100 से 1200 का समय क्या हो गया? 12वीं शताब्दी हो गया। यानी एक कम कर दीजिए, एक को क्या कर देना है? कम कर देना। जैसे हम आपको कहें 16वीं शताब्दी, क्या कहें? 16वीं शताब्दी, तो 1500 से 1600 कितना हो गया? 16वीं कहने का मतलब एक कम कर दीजिए, तो 1500 से 1600 ये क्या कर रहेगा? तो 16वीं शताब्दी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 16वीं शताब्दी। दशक मतलब 10 साल। जैसे अभी हम लोग कौन से दशक में जी रहे हैं? तो 20 से 30 के दशक में जी रहे हैं। हम कौन से दशक में जी रहे हैं? 20 से 30 के दशक में। यानी 10 साल को क्या कहते हैं? दशक कहते हैं। 10 साल को क्या कहते हैं? दशक। तो अभी हम लोग कौन से दशक में जी रहे हैं? 2020 से 30 के दशक में। 2020 से 30 के दशक में जी रहे हैं। अभी हम लोग कौन से दशक में जी रहे हैं? 2020 से 30 के दशक में जी रहे हैं, समझ गए? अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अभी आपको हम जैसे कहें ये 14वीं शताब्दी तो आप जान गए, लेकिन अब हम लोग एक चीज जानते हैं, ये पूर्ण जागरण काल क्या होता है? पूर्ण जागरण काल, आपका एक क्वेश्चन भी है बुक में, जो पूर्ण जागरण काल क्या होता है? आपका बुक में एक क्वेश्चन भी है, पूर्ण जागरण काल किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हम आपको कहे थे 14वीं शताब्दी, जैसे हम आपको कहे 14वीं शताब्दी तो आप समझ गए। जैसे आप कहें 14वीं शताब्दी तो आप समझ गए, लेकिन यही बात कहें पूर्ण जागरण काल, तो पूर्ण जागरण काल का मतलब होता है 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी। कितने तक है? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का समय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं, समझ गए? 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के समय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं। पूर्ण जागरण काल क्या है? तो क्या कहेंगे? 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से जानने के बाद अब आपको पता चला था, यहाँ पे हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है? एक महादेश। यूरोप क्या है? एक महादेश है, जिसमें 44 से 45 देश आते हैं। उसी के एक छोटी सी देश के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में। वो फ्रांस कब का फ्रांस पढ़ेंगे? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का फ्रांस पढ़ेंगे। यानी अभी से 500-600 साल पहले की, अभी से 500-600 साल पहले की फ्रांस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब ये बात करते हैं, ये राष्ट्रवाद क्या होता है? अब हम लोग क्या बात करते हैं? राष्ट्रवाद होता क्या? देखिए, राष्ट्रवाद, अब ये राष्ट्रवाद दो शब्दों से नहीं लग रहा है जो बना हुआ है। राष्ट्रवाद कितने शब्दों से बना हुआ है बताइए? ये राष्ट्रवाद तो दो शब्दों से बना है। राष्ट्रजोगवाद कितने शब्दों से बना है? राष्ट्रजोगवाद ना, राष्ट्रजोगवाद।
राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। और वाद मतलब समझे, यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्र का, वाद का मतलब तो दूसरा चीज होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, याद रखने के लिए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। वाद का मतलब समझ लीजिए, देश के प्रति लगाव या प्रेम। देश के प्रति लगाव या प्रेम। वाद का मतलब क्या होता है? लगाव, लगाव या प्रेम, लगाव या प्रेम, लगाव या प्रेम समझ लीजिए। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? राष्ट्रवाद का मतलब क्या लिख देंगे? देश के प्रति, क्या लिखेंगे? देश के प्रति लगाव या प्रेम को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अब देखिए, ये पहले राष्ट्रवाद होता नहीं था, राष्ट्रवाद बनाया गया। पहले राष्ट्रवाद था नहीं, राष्ट्रवाद बनाया गया। जैसे कि देखिए, ये राष्ट्रवाद हुआ कैसे? आदमी, ये जो राष्ट्रवाद है, ये हुआ कैसे? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वो तो समझिए। राष्ट्रवाद पहले होता नहीं था, इसे बनाया गया, जबरदस्ती राष्ट्रवाद बनाया गया, समझ गए? राष्ट्रवाद का जो उदय है, जो जबरदस्ती किया गया। जैसे कि देखिए, अभी हम लोग, अभी जो हम लोग जी रहे हैं, अभी जैसे हमारे राजा कौन है? पहले के समय में राजा हुआ करता था। अभी तो 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को बदल सकते हैं। अभी हम लोग के पास ऑप्शन है, 5 साल में अच्छा काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करते हैं? सरकार को बदल देते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा का बेटा ही क्या बनता था? राजा बनता था, समझ गए? तो अभी हम बात करते हैं राष्ट्रवाद होता क्या। सबसे पहले, ये राष्ट्रवाद है क्या? ये राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति लगाव या प्रेम को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति लगाव या प्रेम को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रवाद देखिए, पहले था नहीं। जैसे कि राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, आदमी राष्ट्रवादी कैसे बना? उसके प्रति, उस पर अत्याचार हुआ। क्या हुआ? अत्याचार हुआ। अब अत्याचार जो हुआ ना, तब आदमी राष्ट्रवाद के प्रति क्या हुआ? उत्तेजित हुआ। देखिए, अब जैसे कि अभी जनता, अभी जैसे हमारे, हम लोग के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी हुए, इनकी सरकार है, तो वो क्या है? राजा है। अब देखिए, हम लोग के प्रति वो, हम लोग के बारे में भलाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या करेंगे? लाठी डंडा से पिटवाएंगे, कहीं मार कराएंगे, कहीं दंगा कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी बस हम लोग क्या चाहेंगे? तो इस सरकार को बदल दिया जाए, इस सरकार को क्या किया जाए? बदल दिया जाए। और हम सब आदमी क्या हो जाएंगे? एकजुट हो जाएंगे। तब हम लोग को, सब आदमी को क्या हो जाएंगे? एकजुट हो जाएंगे, और क्या कहेंगे? चलो सरकार को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या करेंगे? सरकार को हटा देते हैं। तब जाके राष्ट्रवाद की भावना सब में जगा। राष्ट्रवाद की क्या हुआ? भावना जगा, समझ गए? तो राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? यह एक भावना है, समझ गए? अब देखिए, अब जानते हैं राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश होता है, समझ गए? देश के प्रति लगाव या प्रेम। अब देखिए, चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज। अब एक चीज देखते हैं, देखिए, जैसे हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे हम पाकिस्तान के बारे में बड़ा करें, जो पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, तो आप क्या कहेंगे? लगता है सब पागल हो गए, तो हो गया तो दूसरा देश का बुराई करता है, यानी देशद्रोही। क्या हो गया? देशद्रोही। नहीं हो गया? नहीं कहेंगे आप देशद्रोही है? क्या है? देशद्रोही है। क्या कहेंगे? देशद्रोही है। लेकिन यही कहे हमारे भारत ऐसा है वैसा, ये क्या? यह एक भावना है। ये क्या? हमारे देश के प्रति लगाव है, प्रेम है। जैसे कहेंगे हमारे देश बहुत अच्छे हैं, भारत हमारा बहुत अच्छे है, ये सब कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? हमारा देश क्या है? बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, तो क्या कहेंगे? तो ये क्या? हमारे देश के प्रति लगाव है। क्या? हमें देश के प्रति लगाव है, प्रेम है। और यह प्रेम और लगाव जिस व्यक्ति के अंतर्गत में आता है, यह लगाव जिस व्यक्ति में आता है, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवादी। वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवादी। यानी राष्ट्रवादी क्या है? व्यक्ति है। राष्ट्रवादी क्या है? व्यक्ति है। राष्ट्रवादी क्या है? व्यक्ति है। यानी राष्ट्रवाद की भावना जिसमें पनपे, यानी राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति में होती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। जैसे हमारे मन में, हम जैसे, हम क्या है? हम राष्ट्रवादी हो गए। क्यों? क्योंकि हमें राष्ट्र, अपने देश के बारे में हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं, प्रेम है, समझ गए? तो वो क्या हो गए? जिस व्यक्ति, तो राष्ट्रवादी क्या हो गए? व्यक्ति हो। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख देंगे, एक साइड लिख देते हैं हम राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। और एक साइड लिख देते हैं राष्ट्रवादी।
क्या लिख दिया, राष्ट्रवाद। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, यह एक भावना है, यह एक क्या है, भावना है। यानी देखिए राष्ट्रवाद क्या एक भावना है, मतलब समझे, यानी हमें हमारा मन में भावना है ना जी, अपने देश के बारे में सोचते हैं ना, तो राष्ट्रवाद क्या एक भावना है। और राष्ट्रवादी क्या है, यह एक व्यक्ति होते हैं, ये क्या होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है उसे कहते हैं राष्ट्रवादी। जिस व्यक्ति के अंतर्गत, जिस व्यक्ति के, देखो राष्ट्रवादी कैसे याद करोगे, देखो ध्यान से, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का भावना जिस व्यक्ति के अंदर, राष्ट्रवाद का भावना जिस व्यक्ति के अंदर है वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। देखिए राष्ट्रवाद का भावना जिस व्यक्ति में है वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। तो राष्ट्रवाद क्या, यह एक भावना है, और राष्ट्रवादी क्या है, एक व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद एक भावना है, और यह जिस व्यक्ति के अंतर, जिस व्यक्ति के मन में पनपता है वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं। यानी राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति के अंदर आता है वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो आपका चैप्टर के अंतर्गत, यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर आपका क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद, समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, राष्ट्रवाद क्या है। वह राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए जब हमारे पास अपने देश के प्रति भावना है तब हम अपने देश के बारे में सोचेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, यह एक भावना है। यानी राष्ट्रवाद जिस व्यक्ति के अंतर्गत, ये भावना जिस व्यक्ति के अंदर आता है वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं। तो हमारे अंदर अपने देश के प्रति क्या है, प्रेम है, लगाव है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या समझता, जिस राष्ट्रवाद का मतलब क्या आप समझाते, देश के प्रति लगाव या प्रेम। यानी हमें अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम है तब ना हम अपने देश के विकास के बारे में सोचेंगे, वही कहते हैं। अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। देखिए राष्ट्रवाद का जो विकास पूर्ण रूप से हुआ था 19वीं शताब्दी में, 18 से 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, यूरोप में हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ था, समझ गए। अब देखिए इसका एक आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, जो अपने देश के प्रति सोच या लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवादी कहलाते हैं। यानी देखिए राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति के अंदर आता है ना उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, समझ गए। चलिए तब यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए अब यहाँ तक में नहीं दिक्कत, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अब, फ्रांस। अब फ्रांस में हम 1789 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, 1789 के फ्रांस पढ़ेंगे। देखिए पहले के समय में एक राजा हुआ करता था। देखिए पहले के समय में राजा हुआ करता था, अब उस राजा का एक रानी हुआ करती थी। पहले के समय में राजा हुआ करता था और राजा का क्या हुआ करता थी, रानी हुआ करती थी। पहले के समय में राजा हुआ करते थे और राजा का क्या होता था, रानी होता था। और उसका छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्या होता था, बच्चा होता था, समझ गए। अब देखिए ये राजा, देखिए पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, समझ गए। पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। अभी ऐसा नहीं है, जो अभी क्या है, अभी हमको काम नहीं होगा तो हम तुरंत राजा अपना बदल देंगे, समझ गए। उसी तरह से पहले राजा का बेटा ही क्या बनता है, राजा बनता था, समझ गए। यानी राजा का बेटा पोता सब उसी के वंश का बनेगा, तो राजा। तो उस समय के राजा कौन थे, उस समय के राजा कौन थे, लुई सोलमा थे। राजा कौन थे, लुई सोलमा। उस समय के राजा कौन थे, लुई सोलमा थे, समझ गए।
उस समय के राजा कौन थे? लुई सोमा थे। और ये लुई सोमा जो थे ना, देखिए पहले इसी तरह से राजा लुई सोमा, अब वो मर जाएगा तो उसका बेटा बनेगा, तो 17वां 18वां इसी तरह से। तो ये राजा कितने नंबर का था? लुई सोमा राजा थे। अब इन्होंने किस प्रकार के राजा थे? इन्होंने एकदम निरंकुशवादी राजा थे। कैसा राजा थे? एकदम निरंकुशवादी। निरंकुशवादी कहने का मतलब एकदम भ्रष्टाचारी। शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। इनका कहना था शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। तो ये राजा थे किस प्रकार की? एकदम निरंकुशवादी राजा थे। कैसन राजा थे? निरंकुशवादी राजा थे। इन्होंने कैसे राजा थे? निरंकुशवादी राजा थे। और निरंकुशवादी का मतलब पता है आपको? इन्होंने किस प्रकार के राजा थे? निरंकुशवादी राजा थे। और निरंकुशवादी का मतलब समझते हैं? यानी शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। इसका मतलब क्या होता है निरंकुशवादी का? शासन तो करो, शासन तो करो लेकिन जनता की, लेकिन जनता की भलाई भलाई न करो। अब देखिए अभी हम लोग के राजा कौन है? हम लोग के राजा नरेंद्र मोदी है। हम लोग के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब नरेंद्र मोदी जो कहेंगे हम शासन तो करेंगे लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे, तो क्या जनता क्या चाहेंगे? तो जनता तो मजबूरी बस बदल देंगे। अभी तो ऑप्शन है 5 साल, लेकिन पहले के समय में ऐसा ऑप्शन नहीं होता था। पहले के समय में ऐसा ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन हर एक चीज का अंत होता है। सब चीज का क्या होता है? अंत होता है। समझ गए? तो जैसे अभी हम लोग के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी है। वो जो कहेंगे तो हम शासन तो करेंगे लेकिन जनता की भलाई ना करेंगे, तो कैसा होगा? हो सकता है काम? नहीं होगा। तो ये राजा किस टाइप के थे? निरंकुशवादी थे। और निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है? शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। और यह एकदम भ्रष्टाचारी भी था। ये जो राजा था वो कैसा राजा था? एकदम भ्रष्टाचारी राजा था। भ्रष्टाचारी राजा भी था। या किस प्रकार का राजा था? भ्रष्टाचारी राजा था। या किस प्रकार के राजा था? एकदम भ्रष्टाचारी राजा था। समझ गए? या किस प्रकार का राजा था? तो एकदम भ्रष्टाचारी राजा था। समझ गए? चलिए, इन्होंने किस प्रकार के राजा थे? एकदम भ्रष्टाचारी। अब यह कौन वंश के राजा थे? यह राजा जो थे वो कौन से वंश के राजा थे? देखिए खास करके फ्रांस में ईसाई धर्म के लोग रहते थे। खास करके ईसाई धर्म के, ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते थे? ईसाई धर्म के लोग रहते थे फ्रांस में। ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते थे? तो ईसाई धर्म के। अब हमारा जो भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा जो भारत है वो क्या है? एकदम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, फलना चिल्ना बहुत सारे धर्म है। समझ गए? हमारा जो देश है भारत वो एकदम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्या है? हाँ, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सब जाति धर्म है। समझ गए? लेकिन वहां पे जो थे ज्यादातर कौन से धर्म के आदमी रहते थे? ईसाई धर्म के आदमी रहते थे। कौन से धर्म के आदमी रहते थे? ईसाई धर्म के आदमी रहते थे। अब इन्होंने कौन से वंश के आदमी थे? ये जो राजा जो थे लुई शर्मा, इन्होंने कौन से वंश के से आते थे? अब वंश कहने का मतलब क्या होता है वो समझ। यहाँ पे जैसे अभी हम मोदी साहब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोदी। एक चीज हम आपको बताना भूल गए। यहाँ पे देखिए, जैसे हम आपको पूर्ण जागरण काल के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? पूर्ण जागरण काल के बारे में। समझ गए? क्या बताया? पूर्ण जागरण काल। कहाँ है पूर्ण जागरण काल? चलिए, पूर्ण जागरण काल का मतलब हम आपको क्या बताए थे? पूर्ण जागरण काल। पूर्ण जागरण काल का मतलब हम आपको क्या बताए थे? जो 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच का समय को क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के 17वीं शताब्दी तक के बीच का समय, बीच का समय 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का समय को क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं। अब ये समझिए, जैसे 2014 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। देखिए 2014 से लेके 2025 का समय जो है अभी कौन सा? देखिए जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 2014 से लेकर के 2014 से
2025 चल रहा है, यह कौन से काल है? अभी कौन हम लोग का राजा है? नरेंद्र मोदी है। ये कौन से काल हो गए? मोदी काल हो गए। कौन से काल हो गए? मोदी काल हो गए। समझ गए? या कौन से काल हो गए? मोदी काल। समझ गए? या कौन से काल हो गए? मोदी काल। उसी तरह से 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच के समय को क्या कहते थे? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी को क्या कहते थे हम लोग? पूर्ण जागरण काल कहते थे। जिस तरह से 2014 से 2025 तक को क्या कहते हैं? मोदी काल। क्या कहते हैं? मोदी काल। समझ गए? यानी इस समय से इस समय में कौन राज किया? मोदी साहब ने राज किया। समझ गए? उसी तरह से पूर्ण जागरण काल। समझ गए? चल, अब हम जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी ले रहे थे यहाँ पे हम? चलिए, अब यहाँ पे थे, यह भ्रष्टाचारी था। समझ गए? ये राजा जो थे ना, वो कौन से वंश के थे? जैसे अभी हम बात करें मोदी जी। मोदी जी या कौन से वंश से आते बताइए? यानी पार्टी, वंश कहने का मतलब पार्टी, कौन से पार्टी से आते हैं? तो मोदी जी का पार्टी क्या है? बीजेपी। क्या है? बीजेपी। जैसे बात करें हम नीतीश कुमार, किसकी बात करते हैं? नीतीश कुमार की। किसकी बात करते हैं हम लोग? नीतीश कुमार की। इनका पार्टी क्या है? ये कौन से वंश से आते हैं? तो कहेंगे जेडीयू। कौन सा है? जेडीयू। जैसे बात करते हैं तेजस्वी, तेजस्वी की बात करते हैं। तेजस्वी का पार्टी क्या है? आरजेडी। क्या है? आरजेडी। ये क्या है? तेजस्वी, आरजेडी। उसी तरह से पार्टी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पार्टी। जैसे हम बात करें भगवान राम की, किसकी बात करें हम? भगवान राम की। भगवान राम, इसका कौन से पार्टी था? इन्होंने कौन से वंश से आते थे? इन्होंने कौन से वंश से आते थे? इन्होंने रघुवंशी थे। इन्होंने क्या थे? रघुवंशी थे। इन्होंने कौन से वंश से आते थे? इन्होंने क्या थे? रघुवंशी थे। इन्होंने क्या थे? रघुवंशी थे। राम भगवान क्या थे? रघुवंशी थे। और इस पे एक कहावत भी है रघुवंशी का। राम भगवान, सब आप रामायण देखते होंगे तो वहां पे बोलते थे, क्या बोलते थे? रघुवंशी का था। हाँ, रघुवंशी, ये रघुवंशी का बहुत अच्छा कहावत है। बहुत अच्छा कहावत, हम सुना देते अभी आपको। तो ये रघुवंशी थे। ये क्या थे? रघुवंशी थे। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आवे। इनका क्या कहावत है? रघुकुल रीत सदा चली आवे, जान जाए पर वचन न जाए। यानी रघुवंशी का यह कथन था, जो जो हम वचन दे देते हैं, हमारा जान भी चले जाएगा, वो वचन को हम वापस नहीं लेते। वही पे कहावत बना था, जो क्या अभी तो बात बोले, देखिए दिमाग से उतर जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आवे। क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आवे, जान जाए पर वचन न जाए। यानी रघुकुल का कहना था, जो जान चले जाएगा लेकिन एक बार जो वचन किसी को दे दिया वो वापस नहीं करेंगे। वहीं पे कहावत बना था, रघुकुल रीत सदा चली आवे, जान जाए पर वचन न जाए। तो समझ गए? तो उसी तरह से इसकी बात करते हैं हम, ये लुई सोलमा का, या कौन से वंश से आते थे? इसका वंश क्या था? इस कौन से वंश कहने का मतलब पार्टी। इनका पार्टी क्या था? इन्होंने बुर्बो राजवंश से आते थे। कौन से आते थे? बुर्बो राजवंश के राजा थे। बुर्बो राजवंश के राजा, राजवंश। इन्होंने कौन से वंश से आते थे? तो बुर्बो राजवंश से आते थे। समझ गए? ये तो पार्टी कहिए या राजवंश कहिए, पार्टी कहिए या राजवंश कहिए। समझ गए? कोई दिक्कत? चल, अब हाँ, यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, जो लुई सोलमा जो थे, वो कौन से राजवंश से आते हैं? लुई सोलमा जो थे वो कौन से राजवंश के थे? तो आपको जवाब देना होगा। क्या जवाब देना होगा? ये जवाब देना होगा। समझ गए? जो बुर्बो राजवंश से आते। अब देखिए, इनके शासन काल में, ये जो बुर्बो राजवंश थे, इनके शासन काल में, ये बुर्बो राजवंश के थे, ये लुई जो सोलमा थे, इनके शासन काल में बस दो ये व्यक्ति खुश रहते थे। कितने व्यक्ति? सिर्फ दो व्यक्ति। एक थे पादरी और दूसरा थे कुलीन वर्ग। दूसरा कौन थे? कुलीन। दूसरा कौन थे? कुलीन। एक थे पादरी और एक थे कुलीन। ये पादरी क्या है? पादरी वर्ग कहने का मतलब जो पंडित जी होते ना, पंडित जी, जैसे मंदिर में जाइए तो पंडित जी होते पूजा करवाने के लिए, और जैसे कि मस्जिद में जाइए तो मौलवी साहब होते हैं, यानी मौलाना जिसको कहते हैं। समझ गए? तो पादरी वर्ग होते थे। तो वहां पे क्या कहते हैं, लुई सोलमा के शासनकाल में एक पादरी वर्ग का और एक कुलीन वर्ग का, इसी दो आदमी को ज्यादा इज्जत दिया जाता था, और इसी दो आदमी को क्या किया जाता था? बढ़िया से मान सम्मान किया जाता था। पादरी वर्ग यानी, पादरी कहने का मतलब ये पंडित जी सब, ये पुजारी हुआ करते थे, जो ईसाई सब उनको क्या करते थे? पूजा करवाते थे। इसीलिए ये उसको इज्जत देते थे, क्योंकि ये क्या कर दे? हमें शराब उराप न दे।
श्राप उराप हमें न दे, नहीं श्राप नहीं दे देता है। अब क्वीन वर्ब कहने का मतलब बहुत पैसा वाला, जो ईसाई धर्म में बहुत पैसा वाला था उसका इज्जत था, और दूसरा किसका इज्जत था, दूसरा इज्जत था पादरी वर्ग का इज्जत था, समझ गए। पादरी वर्ग कहने का मतलब जो पूजा वूजा कराता है, और क्वीन वर्ग कहने का मतलब जो ज्यादा पैसा वाला, समझ गए। अब देखिए इसीलिए कहते हैं इतना पैसा कमाए ना कि समझ जाइए, इतना पैसा कमाए जो पड़ोसी में जो है ना टेंशन आ जाना चाहिए। नहीं देखते हैं यदि मोहल्ला में, गांव में देखिएगा, यदि मोहल्ला में कोई एक आदमी मोटरसाइकिल ले लेता ना, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता। देखिएगा आप, यदि टोला में कोई आदमी एगो मोटरसाइकिल ले लेता ना, उसके आसपास का आदमी जो है ना सब दुखी हो जाता। मोटरसाइकिल ले लिया तो ऐसा भी होता है, समझ गए। लेकिन ये लुई सोमा के शासन काल में अति तो तब हुआ जब इन्होंने क्या किए, जब इन्होंने समानती व्यवस्था को क्या किए, लागू किए। अति तो तब हुआ जब इन्होंने क्या किए, समानती व्यवस्था को क्या किए, लागू किए। कौन सा व्यवस्था लागू किए, समानती व्यवस्था। कब अति हुआ, जब इन्होंने समानती व्यवस्था को क्या किए, समानती व्यवस्था लागू की। अति तो तब हुआ जब इन्होंने क्या किए, समानती व्यवस्था लागू की। अति तो तब हुआ जब इन्होंने क्या किया, समानती व्यवस्था को लागू किया। अब ये समानती व्यवस्था क्या होता है आप सुनिए, एक नया सेंटेंस है आपके लिए, समानती। अब जैसे कि देखिए यह बहुत बड़ा मेरा क्या है, फ्रांस है, ये क्या है, पूरा फ्रांस है, ये क्या है, यह फ्रांस है। अब ये फ्रांस में बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, गांव है, बहुत सारा गांव है। ये समझिए ये सब क्या है, गांव है, समझिए ये सब क्या है, गांव है, ये सब क्या है, गांव है। अब देखिए इस गांव के लिए एक समांत को बना दिया जाता है। समांत कहने का मतलब जैसे मेरे पास खेत है, मान लेते हैं 10 कट्ठा, कितना खेत है, 10 कट्ठा। मेरे पास कितना खेत है, 10 कट्ठा, समझ गए, कितना खेत है, 10 कट्ठा खेत है। हमारे पास कितना खेत है, तो 10 कट्ठा खेत है, तो मेरा खेत रहेगा मेरा। और समांत सब क्या करता था, उस पर अधिकार जमाता था अपना, यानी राजा का आदमी होता था समांत। समांत क्या होता था, राजा का आदमी। किसान को वो क्या करता था, खेत है मेरा, अब वो क्या करता था, समांत आता था और कहता था इसे हवेली पे पहुंचा देना। यानी मेरा खेत में जो उपजा है ना, जैसे 10 कट्ठा खेत हम करते हैं, वो 10 कट्ठा खेत में जो उपजा ना, वो समांत आएगा मेरे यहाँ, और वो हमें कहेगा कि जो उपजा है वो कहाँ पे पहुंचा देना, हवेली पे पहुंचा देना, मतलब मेरे घर पे पहुंचा देना। कहाँ पहुंचा देना, मेरे घर पे। अब देखिए यदि हम कहते हैं नहीं, जो हमें इतना ही उपजा है हम नहीं देंगे, हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो क्या करता, हमसे अनाज भी छीन लेता और हमें खूब कुटबो करता, हमें खूब पिटबो करता और हमसे क्या करता, अनाज भी छीन लेता। वो आता, सामान सब आता है, सब किसान के पास आता था, और सबका जो उपजता था सब लेके क्या करता था, चले जाता था। सब कहता था हमें घर पे पहुंचा, नहीं पहुंचाता था उसे क्या करता था, बहुत मारता था। नहीं पहुंचाता था तो क्या करता था, उसे बहुत मारता था, समझ गए। तो इसीलिए समान, तो राजा क्या करता था, जैसे सब इलाका में क्या करते थे, एक एक समांत बना दिए। तो इस इलाका का समांत ये है, मान लेते हैं इस इलाका का समांत ये बना दिया, इस इलाका में जितना उपजा होगा सब ये लेगा, कलेक्ट करेगा, समझ गए। या ये सब हेड आदमी बना दिया था, समझ गए, जैसे गुंडा बदमाश कहते हैं। ये इस आदमी में ये वसूली करेगा, इस इलाका में ये वसूली करेगा, इस इलाका में ये, इस इलाका में ये, इस इलाका में ये, इस इलाका में ये, और इस इलाका में ये। यानी इसी तरह से क्या करेगा, ये सब वसूली करेगा, इसी तरह से ये सब क्या करेगा, वसूली करेगा। ये जाके अब क्या करते हैं, समानती व्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। खेत मेरा और अधिकार किसी और का, यानी खेत मेरा है और अधिकार मेरा खेत पे किसका है, समांत सबका। इसी को क्या कहते थे, समानती व्यवस्था। यानी सबसे ज्यादा बुरा काम वो क्या किया था, समानती व्यवस्था को लागू किया था। लुई सोमा सबसे बुरा काम कब किया, क्या किया उन्होंने, क्या किया, लुई सोमा सबसे बुरा काम ये किया जो समानती व्यवस्था लगाया, जिससे क्या हुआ, सभी किसान दुखी हो गए, समझ गए। और यह बहुत बुरा दिन देखना पड़ा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और कल, आज हमने आपको बेसिक बात बताया, आज हमने आपको क्या किया, एकदम बेसिक बात बताया है। और आप क्या करेंगे, अब कल हम आपको ये बताएंगे। और लुई जो सोलमा था ना, वो यही था। देखिए ये कहीं भेटाएगा ना तो इसे गोली मार देना चाहिए। इसे क्या करना है, यही क्या है, लुई सोलमा है, समझ गए, यही क्या है, लुई सोलमा। देखिए कहीं मार्केट विकेट में मिले ना तो इसे गोली मार देना, समझ गए।
वैसे हालांकि अब तो ये जिंदा तो है नहीं, समझ गए। यही है लुई सोना, देखते हैं मनुष्य लगता है, कोनो एंगल से लग रहा है मनुष्य एकदम गधा के तरह। देखो ना बड़का बड़का कंठ लंगोट सब लगा दिया, जैकेट सब देखो ना, हवामी वैसे मुंह से लग रहा है ये हवामी है, बड़का गधा है। तो समझ गए, इस धरती पे अच्छा आदमी भी होते हैं, बुरे आदमी भी होते हैं, इसीलिए हम लोग को हमेशा अच्छे करना चाहिए, हमें खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए और अच्छे करना चाहिए। सबसे पहले बात है, हम गलत हैं या सही है बात की बात है, हमें सबसे पहले अच्छे कर्तव्य करना चाहिए, समझ गए। तो चलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्लास को खत्म करने से पहले हम आपको क्या कहेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करेंगे और वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।